गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग 11th क्लास का जो 4th चैप्टर हम लोगों का चल रहा है कार्यपालिका, उस कार्यपालिका को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कार्यपालिका के जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां पढ़ी थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, ये सारे के सारे वो पोर्शन बेटा जो आप लोगों को करने बेहद जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बातें बताऊंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में सुनिएगा, शांति से देखो बेटा कि आप लोग पहले एक सिस्टम समझो बेटा थोड़ा सा, फिर आप लोगों को ये पूरा चैप्टर खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लो एक आप लोगों का ये वो दल है जिसको बहुमत मिल गया है। ठीक है, इस दल का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा, जिसको हम लोग पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इसके बाद जितने भी मेंबर बैठकर सरकार बनाएंगे वो इसके साथ हैं। ठीक है, जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, इन्हीं अपने जीते हुए मेंबर्स में से ही कुछ मेंबर्स की और नियुक्ति करता है अलग अलग मंत्रियों के रूप में। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ मिलकर, यानी प्रधानमंत्री चुन के देता है, राष्ट्रपति उन्हीं को शपथ दिलाता है। यानी प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, यानी ये सारे इसी की पार्टी में से जो जीत के आए हैं वही मेंबर है सारे। ठीक है, इसके बाद जो विभिन्न विभागों के मंत्री नियुक्त किए गए हैं, इन्हीं में से मिलाकर आपकी पूरी एक मंत्री परिषद का निर्माण होगा। ये मंत्री परिषद का निर्माण भी पीएम के कारण ही होगा। यानी कि जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वे सारे के सारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, जो आप लोगों को इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स देखने को मिले हैं या इतने बड़े बड़े काम देखने को मिले हैं हमारे देश में, जैसे नोटबंदी होगी थी, तो नोटबंदी अकेले पीएम का काम नहीं था, मंत्री परिषद की भी मंजूरी उसमें शामिल थी, साथ में राष्ट्रपति को भी पता था। यानी राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही कोई काम होता है, ये बात कल भी तुम्हें समझाई थी। ठीक है, तो मेन जो पूरे देश के अंदर काम करने वाले जो एक्टिव पर्सन है, एक राष्ट्रपति है, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा मंत्री परिषद है। ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हो। ठीक है, यानी ये तीन बंदे इतने खास हैं कि देश में कुछ भी हो रहा है उन सब के लिए यही जिम्मेदार है। ठीक है, अब बहुत बुरे हालात देश के बन रहे हैं, एक तरफ कोरोना बढ़ता जा रहा है, एक तरफ बाढ़ से लोग मरते जा रहे हैं, और साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया के भी हालात बनने वाले हैं, तो उसके लिए भी पहले से प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं लोगों को। तो बेटा ये सारे जब काम होते हैं तो देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने पीएम पे होती हैं कि वो पीएम क्या करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो अगर मैं मुख्य रूप से कहूँ कि पूरे देश में एक जो प्रधानमंत्री है वो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है तो गलत नहीं होंगी। कितने हैं जो रामनाथ कोविंद को कैमरे में देखते हैं, मीडिया में अगर सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री का है। ठीक है, मैं पूछूंगी तुम लोगों से, बेटा हमारे पीएम कौन है, आप फटाफट जवाब दे दोगे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो एक बार तो दिमाग में सोचोगे कौन है, फिर बताओगे मैम रामनाथ कोविंद है। ठीक है, तो बेटा जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों को कार्यकारी ढंग से आगे बढ़ाता है, वो हमारा पीएम ही है। और ये पीएम मंत्री परिषद के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मंत्री परिषद कैसे निर्मित होगी, ये भी हमारे संविधान में है। ठीक है, मंत्री परिषद में 91 यानी के ऊपर की तरफ लिख दो बेटा, 91वां संविधान संशोधन था, 91वां। इस संशोधन के माध्यम से डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोई भी सरकार
कभी भी कोई भी सरकार आए, उस सरकार के जो टोटल मेंबर हैं, यानी कि उस सरकार के तो नहीं बेटा, लोकसभा और राज्यसभा का ही नाम लूंगी मैं, कि और खासकर लोकसभा का, कि उसके जितने भी मेंबर हैं उनका केवल 15% लोग ही मंत्री परिषद में चुने जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चुने जा सकते। ठीक है, इनसे ज्यादा का चुनाव कभी नहीं हो सकता। मंत्री परिषद केवल उतनी ही निर्मित होती है जितने आपके लोकसभा राज्यसभा में मेंबर काम करते हैं, उन्हीं की टोटल जितने भी उनके मेंबर हैं राज्यसभा के लोकसभा के, उनका केवल 15%। और यहाँ अगर सिंपल बात की जाए, क्योंकि सरकार तो पीएम और उसके लोग ही मिलके बनाते हैं, तो टोटल जितने मेंबर हैं आपके लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करके आए हैं, केवल उनका 15% लोग मंत्री परिषद के निर्माण में शामिल होंगे। ठीक है, अब मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करवाता है, मेरे वर्ड देखो बेटा, करवाता है, यानी नाम सजेस्ट प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति उनको सिर्फ नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी दो ये मेंबर ऐसे हैं जो बड़े भाई और छोटे भाई की तरह काम करते हैं, कि बड़ा भाई है राष्ट्रपति, छोटा भाई है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री काम सारा प्रधानमंत्री करेगा, भाई बड़ा तो ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री करेगा वो अपने बड़े भाई को नजर में रखते हुए करेगा कि उसकी इज्जत के थोड़ी सी भी आंच ना आ जाए। प्रधानमंत्री कुछ भी करेगा पहले राष्ट्रपति की मोहर लगवाएगा, उसके बाद काम करेगा। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरी बात बेटा, मंत्री परिषद में जो व्यक्ति आप लोगों के मंत्री परिषद में चुने गए हैं, ये संपूर्ण तरीके से कार्य उसी तरीके से करते हैं जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चाहिए होता है। ठीक है, अगर इन मंत्री परिषद में से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री उसे मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है जो मंत्री परिषद में शामिल, अगर वो त्यागपत्र नहीं देता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसको जबरदस्ती त्यागपत्र देने के लिए मजबूर भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कह देगा तो उसको तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मंत्री परिषद है बेटा, इस मंत्री परिषद में अगर कोई मेंबर खुद से टाइम से पहले हटना चाहता है तो इसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। ठीक है, ये तो था बेटा तुम्हारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। एक और बात बता दूं मंत्री परिषद में ही, कि अगर मंत्री परिषद के किसी भी मेंबर को राष्ट्रपति से मिलना है तो राष्ट्रपति से मिलने से पहले उसे पीएम का, यानी पीएम की स्वीकृति लेनी जरूरी है। पहले पीएम से कहेगा कि भाई मुझे राष्ट्रपति से मिलना है। जब पीएम कह देगा ठीक है मिल लियो, फिर वो सूचना दे देता है और उसी हिसाब से वो मंत्री राष्ट्रपति के साथ जाकर मिल लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री को बताए बगैर मंत्री परिषद का यानी कैबिनेट का कोई भी व्यक्ति आपके डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत, यानी प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत आखिर क्या क्या हैं, यानी कौन कौन सी वो चीजें जिससे हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां से यहां 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 और अब यहां होगी है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य है बेटा जिनके दौरान प्रधानमंत्री को एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है और यही व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आकर किसी देश की छवि का निर्माण भी करता है। ठीक है, जैसे मंत्री परिषद पर नियंत्रण है, सीधी सी बात है, अभी आप लोगों को पढ़ाई है कि मंत्री परिषद के चुनने में, उसके काम करने में, उसके त्यागपत्र दिलाने में, उसके राष्ट्रपति से मिलने में, हर चीज पर प्रधानमंत्री का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है ये, यानी जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला है उसका नेता है ये, इसीलिए इसकी तो सुनवाई होनी ही होनी है। ठीक है, मीडिया तक पहुंच इसकी है, यानी मीडिया को कौन सी खबर कैसे दिखानी है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको
बहुत ऊंचा 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 बताना और कौन से को नीचा 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 बताना, ये सब हमारे प्रधानमंत्री के हाथ की बातें हैं। ठीक है, इसके बाद है चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का उभार। बिल्कुल होता है, हर बार आप लोग चुनाव के लिए जब भी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को देखते हो तो आप लोगों को देखने में साफ साफ पता लगता है कि जो चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं आप लोगों के एक व्यक्ति विशेष पर जाकर रुक जाती हैं। ठीक है, अब जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, आपको क्या लगता है कि जनता ने मोदी को चुना, सॉरी जनता ने बीजेपी को चुना? सब मोदी को वोट डाल के आए। सबको ये पता था कि अगर हम फूल पे, कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो मोदी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सभी ने कमल का दबाया और दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में उभरता है। भाई इससे बड़ी बात तो कोई हो भी नहीं सकती है। आप लोगों ने देखा था 2019 के अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे यूएनओ की जो वार्षिक बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उसी वक्त वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप उनका पूरा नाम, ट्रंप ने एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था जिसे राउरी मोदी के नाम से प्रेजेंट भी किया गया था। और बेटा बहुत गर्व की बात है कि बहुत सारे देशों के आए हुए थे ये हेड, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके का स्वागत मोदी का हुआ, यानी मोदी का हुआ मीन्स भारत का हुआ। ठीक है, तो वो सम्मान बुलाए नहीं भूला जा सकता। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें जो प्रधानमंत्री होता है वो एक देश का नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में वहां पहुंचता है। ठीक है, उसकी छवि कहीं ना कहीं देश की छवि को प्रभावित करती है। इसके बाद बेटा अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य है। बिल्कुल है भाई, हमारे राष्ट्रपति कितने ही दुनिया भर के बड़ी बड़ी नियुक्तियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद ही से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की पूरी सलाह लेते हैं, उसके बाद उसकी नियुक्तियां संभव हो पाती हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि बिल्कुल है भी, जब मोदी अलग अलग देशों में पहुंचता है, ठीक है, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस देश में उतरते हैं उसी देश में स्वागत के लिए बाहें खड़ी है सभी की। ठीक है, और यही है एक देश की छवि। अगर वो इस रूप में दूसरे देश में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया इज द बेस्ट, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डल जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा कि गठबंधन की सरकारें बनने लगी थी। गठबंधन की सरकारें 1989 के बाद बनने लगी थी। ठीक है, 1989 के बाद तकरीबन लगातार 2014 तक ये टाइम पीरियड जो आप लोगों का है, इसमें लगातार गठबंधन की सरकारें बनी। ठीक है, एक तो व्यक्ति अपने पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में बैठे और एक गठबंधन के साथ बैठे, दोनों में फर्क है। ठीक है, अब सिंपल सी अगर मैं बात कहूं तुम्हें कि भाई एक तो क्लास में मॉनिटर का चुनना है, एक तो सभी ने बहुमत कर दिया, 2-4 बच्चे हैं जिनको ये पसंद नहीं है ना, सभी ने हाथ खड़े कर दिया भाई हमें भी पसंद है, हमें भी पसंद है। जब ज्यादातर बच्चों ने उसको चुन लिया तो यानी अगर वो मॉनिटर कुछ ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने की कोशिश करेगा क्लास के लिए तो उसके सारे कामों का सम्मान होगा, उसके सभी कामों का सम्मान होगा। ठीक है, और वो डिसीजन लेते वक्त ज्यादा सोचेगा भी नहीं। लेकिन दूसरी स्थिति कि एक ऐसे मॉनिटर को चुन लिया जाए जिसमें 20 बच्चे उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसमें से 20 बच्चे विपक्ष में भी हैं, लेकिन क्लास में अभी 10 बच्चे वो भी हैं जो हाँ या ना में से कोई सा जवाब नहीं दे रहे, और जब उनको मनाया तो वो हाँ वालों के साथ मिल गए। ठीक है,
ऐसे में जब उस मॉनिटर को कोई डिसीजन लेना होगा क्लास के लिए तो उन्हें उन 10 को ध्यान में रखना पड़ेगा जिनको बाद में वो अपनी तरफ लेके आए, यानी उसकी पावर में आ गई ना कमी। डायरेक्ट यही हमारे प्रधानमंत्री का होता है। अगर स्पष्ट बहुमत से आते हैं तो स्वतंत्र होकर लेते हैं डिसीजन, लेकिन अगर गठबंधन में आते हैं तो भाई उनकी पावर थोड़ी सी लिमिटेड हो ही जाती है। ठीक है, इन गठबंधनों की सरकार ने प्रधानमंत्री की शक्तियों पर एक लेवल तक अंकुश लगा दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीमाएं बंध चुकी थी। ठीक है, लेकिन 2014 और फिर 2019 इन दोनों में ही स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, एनडीए का समर्थन है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत से सरकार बैठी है। बीजेपी को पूरा पूरा बहुमत मिला हुआ है, जिसके कारण वो देश के लिए जो भी कर रही है फ्री एंड फ्री माइंड, किसी का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा आप लोगों का प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत और गठबंधन वाला। अब हम पढ़े प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है ये तो कल से ही बताने लग रही हूँ। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि पूरे भारत को लोकसभा की 543 ये निर्वाचित आप लोगों की सीटें हैं। ठीक है, इनमें से 272 का आंकड़ा पार करना होता है। ठीक, 272 का आंकड़ा जिस दल ने पार कर दिया समझो वो स्पष्ट बहुमत से आ गए। ठीक है, और अगर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते, कम रह जाते हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली होती है, सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास होती है, वो औरों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बना लेता है। ठीक है, तो जो दल 272 में +1 यानी कि 2/3 बहुमत लेने में जो सफल हो गया वो दल सरकार बनाता है और उस सरकार का उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और उसे शपथ दिलाने का काम भी करता है। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस ढंग से होती है। लेकिन एक और बात बेटा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आज चुन के आ गए हैं। टाइम पीरियड तो है कि भाई 5 साल के लिए यही रहने वाला है। ठीक, लेकिन कई बार समर्थन खो देती हैं सरकारें टाइम पीरियड से पहले, और अगर समर्थन खो दिया तो सरकारें पहले भी गिर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री को किसी भी कारण से पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना पड़े, तो प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया वैसे ही पूरी सरकार भंग होगी मानी जाती है। मंत्री परिषद भी भंग, सरकार भी भंग। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री का पद सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है प्रधानमंत्री की शक्तियां, यानी ये पावर है कि हमारे पीएम के पास कौन कौन सी पावर है। तो सबसे पहली पावर है बेटा मंत्री परिषद का निर्माण करना। बात आप लोगों की स्टार्टिंग में बता दी कि मंत्री परिषद का निर्माण प्रधानमंत्री यानी पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी पीएम ही करता है। ठीक है, कब बुलानी है, कौन सी बैठक बुलानी है, कब उन्हें नहीं बुलाना, या फिर कौन कौन से कार्य की रूपरेखा उसके अंदर रखनी है, ये सब बैठक आप लोगों की पीएम की है। ठीक है, इसके बाद अब मंत्रियों को हटाना। अगर किसी महकमे के मंत्री से संतुष्टि नहीं है तो प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर है कि वो उस मंत्री को उस पद से हटाकर किसी और को नियुक्त कर दे। जैसे कि 2014 वाली में हुआ था, जो शिक्षा मंत्री हमारी थी स्मृति ईरानी, ठीक है, उनको हटा दिया गया था। उसके बाद प्रकाश जी को ले आए थे। इन्हें स्मृति ईरानी को कपड़ा उद्योग मंत्री बनाकर छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये हटना, शपथ दिलाना, वापस से मंत्रियों का चेंज करना, ये सब हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी ही हमारा प्रधानमंत्री होता है। जैसे मैंने वहां बताया था
कि कैबिनेट के अगर किसी भी मेंबर को मिलना है तो केवल और केवल आप लोगों का जो प्रधानमंत्री होगा उससे पहले स्वीकृति ले लो, हाँ भाई ठीक है हम राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, तभी वो कैबिनेट मेंबर जाकर राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की बातें मंत्रियों तक, मंत्री की बातें राष्ट्रपति तक, ये दोनों के आपस की जो बीच की कड़ी है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नीति निर्धारण करना यानी देश के लिए कानून बनाना, नीतियों का निर्माण करना, ये सब जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की है। ठीक है, यानी कि जो भी संसद में होता है वहां पर प्रमुख भूमिका निभाता है ये व्यक्ति। ठीक है, कुछ भी स्पेशल अगर लेके आना है, कोई भी डिसीजन अगर सुनाना है, कोई भी महत्वपूर्ण बिल पेश करना है तो पहले हमारे प्रधानमंत्री के ही पास होगा, उसके बाद वो पहुंचेगा संसद में और लोकसभा में पारित होने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारी नियुक्तियां, जैसे कि वहां पर भी बताया था कि राष्ट्रपति जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां करता है सारी की सारी प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता ही यही है। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ भी करेगा, कुछ भी, सबके लिए सलाह मशवरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ ही करता है। ठीक है, संसद का नेता भी यही होता है। अब बहुमत दल का नेता है, सरकार इसकी बनी हुई है, तो भाई संसद का नेता भी तो प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। ठीक है, इसलिए संसद की हर एक्टिविटी को प्रभावित करने का काम हमारा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही करता है। करेक्ट बेटा। इसके बाद योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग का नाम दे दिया गया है, इसका अध्यक्ष है योजना आयोग। बेटा ये जो तुम्हारी योजना आयोग है ये 1950 में बना था। ठीक है, 1950 में योजना आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये बना था। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी एंगल से देश का आर्थिक विकास करना, देश की इकोनॉमी को धीरे 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 करके ऊपर पहुंचाना। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस योजना आयोग का, ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले पर झंडा फहराया था तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो जाएगा, ये घोषणा भी उन्होंने उसी दिन की थी। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग प्रभावी भी हो गया था। यानी काम वही है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का, देश की जो जीडीपी है उसको किस तरीके से ऊपर तक लाया जा सकता है उसे निर्मित करने का, लेकिन बस नाम चेंज हो गया। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति कमीशन हो गया। ठीक है, लास्ट है राष्ट्र का नेता होता है, बिल्कुल होता है भाई। छोटी से छोटी अगर देश में कोई भी घटना घटित होती है तो सबकी निगाहें पीएम पे होती हैं कि नहीं। अब कोरोना आया, हमारी निगाहें पीएम पे थी, उसने जो कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। उन्होंने कहा दीपक जलाओ, हमने दीपक भी जलाए। उन्होंने कहा राष्ट्र के अंदर पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दो, हमने 22 मार्च को वो भी किया। ठीक है, और वो कैसे लड़े, किस तरीके से हमारे केस बढ़े, किस तरीके से हमारे केस कम हुए, ये सब जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ निगाहें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड पीएम है। ठीक है, अब जगह जगह बाढ़ आ रही है, आधे से ज्यादा भारत डूबा हुआ है अब की बार। तो जो आधे से ज्यादा भारत डूबा हुआ है, लोग बदहाल हैं। अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है कि पीएम हमें क्या देंगे, पीएम हमें सहायता के लिए कितने का पैकेज देंगे कि हम लोगों का थोड़ा भला हो जाए, हम लोगों को खाने पीने के जो लाले पड़ गए हैं वो लाले कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, तो वही बात है,
सबसे एक संसदात्मक कार्यपालिका में सबसे प्रमुख भूमिका पीएम की होती है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को दिया आज, इसमें अगर छोटी सी भी कहीं पर भूल के भी तुमसे मिस्टेक हो जाए तो बेटा इसका मतलब आपने आज कुछ नहीं सीखा। ठीक है, इसको करना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं पूरा आराम से इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करा रही हूं ताकि यहां किसी भी तरह की दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पढ़े, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद को मंत्री परिषद। ओके, फिर भी अगर बेटा कहीं पर मैं चूक गई हूं तो प्लीज क्वेश्चन करके मुझसे पूछ लेना, आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।